चीन की गुस्ताखियों पर लगाम कसने के लिए अब भारतीय सेना ने एलएसी पर अपने मोर्चों को और मजबूत और मुस्तैद करना शुरू कर दिया है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रक्षा रणनीतिकारों ने इसी मकसद से एक खास स्ट्रेटजी को तैयार किया है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। इस योजना का मसौदा तैयार है। गुड न्यूज ये है कि इस प्रपोजल पर इसी हफ्ते साउथ ब्लॉक में विचार होगा और इस दिशा में अहम फैसला लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना 354 लाइट टैंक तैयार करना चाहती है। मेक इन इंडिया के तहत इन स्वदेशी टैंकों को विकसित किया जाएगा। भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को डोगरा सेना के महान पूर्व जनरल जोरावर का नाम दिया गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई जंग जीती थी। ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल की नई पहचान है। अदम्य हौसले और शक्ति के साथ सीमा की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाती महिला प्रहरी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और अब बीएसएफ का महिला दस्ता सुंदरबन इलाके में बांग्लादेश से सटी सीमाओं की हिफाजत करता भी नजर आएगा। बीएसएफ के इतिहास में ये पहली बार है जब सुंदरबन जैसे कठिन क्षेत्र में सीमा पेट्रोलिंग के लिए महिला प्रहरियों को तैनात किया गया है। फिलहाल इस तैरती चौकी पर महिला प्रहरियों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या रही है। घने जंगल और चारों ओर पानी से घिरे इस इलाके में स्थायी सीमा चौकी की जगह एक बड़े जहाज को फ्लोटिंग बीपीओ यानी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसी ही तैरती चौकियों के जरिए बीएसएफ 24 घंटे इन सीमा क्षेत्रों की निगरानी करती है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून का सफर 7 घंटे के बदले महज 2.5 घंटे में तय हो सकेगा। ये संभव होगा देहरादून एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद, जिसका काम तेजी से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खासियत 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा, जिसे तैयार किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता करावल नगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी से होकर गुजरेगा। ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिहाज से भी ये अपने आप में अद्भुत साबित होने वाला है। हवा की गुणवत्ता बताने वाले इस डिस्प्ले बोर्ड के आंकड़े दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए नए नहीं हैं। हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को इसी तरह वायु प्रदूषण से जूझना पड़ता है। हालांकि इस बार लोगों को दिवाली के बाद स्मॉग संकट से ज्यादा नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि तेज हवाओं से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ। मगर जैसे ही हवा की रफ्तार थमी, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर फिर से पहुंच गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। इस स्मॉग संकट के साथ घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में भी कोहरा देखने को मिल रहा है। कानपुर से लेकर सोनीपत तक और लुधियाना से लेकर दिल्ली तक सब जगह हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। घने कोहरे के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतें हुई, तो वहीं ठिठुरन से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड की सरकारों के बाद मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर जोर देना शुरू कर चुकी है। राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस की जांच के आदेश दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को अपने यहाँ चल रहे सभी मदरसों से जुड़े सिलेबस को शिक्षा विभाग से जांच करवाने के लिए कहा है। सरकार के इस आदेश की जद में मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना चल रहे मदरसे भी शामिल होंगे, ताकि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है ये भी पता चल सके। कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है।
यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद मध्य प्रदेश में भी सर्वे की मांग हुई है, लेकिन मदरसा कल्याण संघ लगातार विरोध कर रहा है। अयोध्या में जैसे जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई विषयों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मंथन भी तेजी से चल रहा है। 2024 में रामलला की भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जाना तय है। ऐसी स्थिति में कहीं व्यवस्थाएं चरमरा न जाएं, ट्रस्ट उस पर गहराई से सोच विचार में जुटा है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार दिए। इसके साथ राम जन्मभूमि परिसर में पौराणिक कुबेर टीले का जीर्णोद्धार कर विकसित करने पर भी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया। उसके बगल में ही जटायु मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। कुबेर टीला, उसका संरक्षण, इसकी चर्चा, इसका फिजिकल सर्वे ये अभी जारी है। रुड़की के ढंढेरा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। सोमवार को रेलवे की टीम पुलिस बल के साथ ढंढेरा के अशोकनगर पहुंची और लोगों से रेलवे की कब्जा किए हुए जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। रेलवे ने इससे पहले भी अपनी जमीन खाली करने के लिए लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन जब उनकी जमीन पर से कब्जा नहीं हटा तो पुलिस की मदद से रेलवे ने अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जो मतलब काफी समय से था जो है, इसको आज हम हमने रेल की ज़मीन पे जो अनऑथराइज इस तरह का एनक्रोचमेंट था उसको पूरा हटवा रहे हैं और रेल की जो बाउंड्री लाइन है, सीमा है, उस पर अपना जो है ना बाउंड्री स्टोन लगवा रहे हैं। नोटिस तो इनको कई बार दिया, लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे। अब ये कार्रवाई करने में हम लोग मजबूर हुए जो है। रेलवे ने अपनी जमीन पर कब्जा करने के बाद उसके चारों तरफ पिलर लगा दिए हैं। रेलवे की जमीन के पास ही टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का भी मकान है। रेलवे ने उनके घर के बाहर भी पिलर लगा दिया है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर्व के दौरान बागेश्वर में आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जिला मुख्यालय में रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। सड़कों के किनारे लगी रेलिंग और सरयू किनारे बने घाटों की सजावट का काम किया जा रहा है। उत्तरायणी मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से इस मेले का सांकेतिक आयोजन भी किया जा रहा था। आयोजन समिति के मुताबिक 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का आयोजन भव्य तरीके से करने की योजना है। शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा मेला नहीं होगा जिसमें व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक उसका महत्व, ऐतिहासिक महत्व है, तो वह मेला हमारा बागेश्वर का उत्तरायणी मेला है। कुमाऊं की काशी कहे जाने वाले बागेश्वर में इस बार पुराने अंदाज में मेला होगा। सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले बागेश्वर के इस मेले का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब एक बार फिर से सरकार सोने में निवेश का सुनहरा मौका दे रही है। एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की खिड़की खुलने वाली है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की 5वीं सीरीज सोमवार यानी कि 19 दिसंबर से खुल गई है। निवेशकों के पास इस स्कीम में 23 दिसंबर तक निवेश करने का मौका होगा। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,409 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 1 ग्राम सोने के लिए 5,359 रुपए देने होंगे। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये बॉन्ड आपको बैंकों, डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के अलावा SHCIL, CCIS के जरिए मिल जाएंगे। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर सुविधा के हिसाब से कैश पेमेंट भी कर सकते हैं।